नमस्कार। आज 9 अगस्त है। 75 साल पहले आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए आज का दिन पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। लेकिन क्या इस दिन को सियासत और एजेंडे की लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? और क्या आजादी की लड़ाई पर किसी एक पार्टी, व्यक्ति या परिवार का कॉपीराइट हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में आज विशेष चर्चा हुई और आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मौके को अपनी पार्टी के एजेंडे की लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर लिया। आज सोनिया गांधी ने संसद में कहा कि ऐसा लगता है देश में नफरत के बादल छा गए, सांप्रदायिकता और नफरत हावी है और देश के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में। सोनिया गांधी ने संसद से देश को बताया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या रोल था। सवाल यह कि आजादी की लड़ाई को कांग्रेस के एजेंडे के लिए इस्तेमाल करके क्या सोनिया गांधी ने आजादी के नायकों का बंटवारा कर दिया? क्या कांग्रेस देश में सांप्रदायिकता और नफरत का डर दिखाकर अंग्रेजों की ही तरह फूट डालने वाली राजनीति नहीं कर रही है? और क्या अगस्त क्रांति को याद करने का दिन राजनीति चमकाने का मौका था? आज के ऐतिहासिक मौके पर चर्चा देश के विकास पर होनी चाहिए थी या फिर देश को पीछे ले जाने वाली राजनीति पर? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने किया, उसके लिए विवाद के लिए समय बहुत होते हैं। लेकिन आज पवित्र पल, हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं? हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी ना तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम सरकार की चुनौतियां न माने, देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए संकल्प करने वाले हम सब लोगों का दायित्व बनता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समावेशी, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। भारत सिर्फ भारत की आजादी नहीं, एक आजादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जन सामान्य का संकल्प और कर्तृत्व कारण बन गया था। सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। कई बार कानून के राज पर भी गैर कानूनी शक्तियां हावी दिखाई देती है। आज कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अवसर नहीं था। कभी जनप्रतिनिधि इन चीज़ों से ऊपर उठ करके भी सभी लोग एकजुट होकर के आखिर देश बनाने का भी, जैसे स्पीकर ने कहा कि उस समय भारत छोड़ो की बात थी, आज भारत जोड़ो की बात। बीजेपी भारत छोड़ो, क्योंकि जिस तरह अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स अपनाया था, उस तरह भी बीजेपी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स अपनाया है। प्रधानमंत्री ने जो 5-6 बातें कही है, भविष्य की बातें कही है, वो अकेला प्रधानमंत्री तो नहीं कर पाएंगे, पूरा देश साथ लगेगा तो कर पाएंगे। सभी को प्रण लेना होगा, जो कि लोग लेने को तैयार नहीं। तो आज ताल ठोके का सवाल यही है कि क्या आजादी की लड़ाई पर किसी एक का कॉपीराइट है? और क्या सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके की आज बातें की, वो आजादी का अपमान नहीं है? 75वीं वर्षगांठ को कांग्रेस की सियासत के लिए इस्तेमाल करना क्या जायज था? क्या देश को आजादी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ने दिलाई थी? क्या देश की राजनीति में कांग्रेस किनारे हो गई, इसलिए नफरत और सांप्रदायिकता का डर लोगों को दिखाया जा रहा? और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय राष्ट्रनीति से बड़ी राजनीति है? आज हम जिस खबर पर बहस कर रहे हैं वो प्रामाणिकता के यानी क्रेडिबिलिटी के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। इस खबर के दौरान हमारे रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद थे, एक्सपर्ट्स की राय हमने इस पर ली है और इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप पूरा भरोसा कर सकते हैं।
हमारे साथ आज संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संदीप महापात्र होंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जानकार हैं, पेशे से वकील हैं। राशिद दलवी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। खालिद इबादुल्ला हमारे साथ हैं, वो टीएमसी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी माइनॉरिटी सेल के वरिष्ठ महासचिव हैं। प्रोफेसर सीपी सिंह हमारे साथ हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं। पिछले करीब 2 दशक का उनका मीडिया में पढ़ाई का अनुभव, पढ़ाने का। निनाद सेठ हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जापान के सबसे बड़े अखबार निक्केई के लिए काम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के लिए भी वो लंबे समय तक काम कर चुके हैं। आप सबका स्वागत है। राशिद दलवी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या आजादी की लड़ाई पर कांग्रेस अपना कॉपीराइट मानती है आज तक? देखिए, जिस वक्त सारी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है? जो बातें आप कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भी तो बताए देश की आजादी की लड़ाई में उसका क्या हिस्सा रहा है, क्या रोल रहा है, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कांग्रेस पार्टी ही तो थी जो लड़ाई लड़ रही थी देश की आजादी के लिए। और आज जब देश आजाद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे बड़े देशभक्त हैं, और हमारा इम्तिहान वो लेंगे कि हम देशभक्ति के पैमाने पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो आपके चंद्रा जी ने बहुत ठीक बात कही, अकेले प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, सारा देश एक साथ होगा तभी करना पड़ेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है। आज जो माहौल देश के अंदर है वो ऐसा माहौल है जिसमें लोकतंत्र और देश का संविधान प्रधानमंत्री के हाथों का खिलौना बन गया। वो चाहते हैं कि इस देश पे एक सर 1.5 मिनट हो गया। पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट मिलता है, आप जानते हैं कार्यक्रम के नियम को अच्छे से। मैं वापस आऊंगा आपके पास, अगर आपकी बात थोड़ी रह गई है तो मैं उम्मीद करता हूं वो अगले सवाल के जवाब में उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा, आपके नेता कहां थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जो आज आप दावा कर रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं और आप देशभक्त हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं राशिद दलवी साहब। देखिए, मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब रोज रोज ये हम पे नमक मिर्च लगाते हैं कि आप लोग कहाँ थे जब आज़ादी चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। और वो भी कौन पूछते हैं? सोनिया जी आज पूछ रही थी। मैं बड़े आदरपूर्वक ये कहना चाहता हूँ, सोनिया जी, आप और आपके परिवार के लोग कहाँ थे जब मेरे पूर्वज कहीं ना कहीं भारतवर्ष में आज़ादी के लिए लड़ रहे थे? राशिद दलवी के पूर्वज भी लड़ रहे थे, रोहित सरदाना के भी लड़ रहे थे, मेरे भी लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं लड़ और पिस ही रहे थे। मगर आदरणीय सोनिया जी के पिताश्री, उनकी माताश्री, उनके भाताश्री, उनकी बहन, वो कहाँ पे लड़ रही थी? अगर उसका वो ब्यौरा दे दे तो उसके बाद मैं बाकियों का जवाब दूंगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और सोनिया जी ने भी कहा, दोनों के विवेचना का जो कॉन्ट्रास्ट था वो हमने देखा। जहां प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य का मूल क्या था? इंडिया एंड पॉजिटिविज्म, भारत और भारत की सकारात्मक ताकतें, क्या पॉजिटिविटी भारतवर्ष की है। वहीं सोनिया जी का क्या मूल था पूरे भाषण का? उसका मूल था नेहरू एंड नेगेटिविज्म, एक परिवार और एक परिवार, और किस प्रकार नेगेटिव पॉलिसीज इंडिया की हैं। आप देखिए, उस समय जो कांग्रेस लड़ रही थी वो गांधी जी की कांग्रेस थी जिसको वो डिसॉल्व करना चाहते हैं। अब की जो कांग्रेस है ये कांग्रेस आई है। आई मतलब आई, मी एंड माइन, ये मेरे परिवार का कांग्रेस है, सिर्फ मेरा कांग्रेस है। यह वह कांग्रेस नहीं है जिसको गांधी जी ने जन्म दिया था, जिसमें हम सबके पूर्वज लड़ रहे थे। इसलिए रोज शाम को ये हमसे पूछने की हिम्मत ना करें कि मेरे पूर्वज कहां थे, पहले सोनिया जी के पूर्वज। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास। टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, खालिद इबादुल्ला साहब। टीएमसी ने भी जो बातें कही उसमें भी कहीं ना कहीं इशारा आज संसद के अंदर आरएसएस, बीजेपी, उनके साथ के संगठन, उन्हीं की तरफ था। आप लोग तो खुद कांग्रेस से टूटकर बने, आप लोगों का तो खुद का यह दावा है कि कांग्रेस अकेली ठेकेदारी नहीं ले सकती है आज़ादी की लड़ाई की। वो शरद पवार की कांग्रेस के हिस्से में भी आता है
उसकी रॉयल्टी, ममता बनर्जी की कांग्रेस के हिस्से में भी आती है उसकी रॉयल्टी। तो आज आप लोग इस बात पे कैसे सहमत हो जाते हैं कि कांग्रेस ही पार्टी थी जिसने देश को आजादी दिलाई, अगर कांग्रेस ना होती तो देश आजाद नहीं होता? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तिरंगा का विरोधिता करने वाले आज तिरंगा की बात करते हैं। देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विरोधिता करने वाले आज देश के मोहब्बत में गिने वाले को नाम आ जाता है। आज गांधी का विरोधिता करने वाले, वो कुछ दिनों तक गांधी जी का विरोधिता करते, जिसने गांधी को मरवाया, जिसने गांधी को मारा था, उसका बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। उन लोगों को आज गांधी से मोहब्बत हो गई है। बापूजी कहने लगे। मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनने में, बहुत अच्छी बात है कि देश के हित में बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में जो तृणमूल कांग्रेस है वो हमेशा ही देश के हित में बात करती है, चाहे वो 1942 हो, चाहे वो 1857 हो। लेकिन जब आपने कहा कि आप कांग्रेस से ही टूट के आए हैं, बिल्कुल हम लोग एक राइटिस्ट हैं। हम लोग कभी भी देश के अगेंस्ट में जाने वाले नहीं है। देश हमारे लिए सबसे पहले है और देश की बातें करने के लिए हम लोग हर जगह पे आगे आगे आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी जिस तरह से बातें कर रही हैं देश की और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ हम लोग देश को कभी भी तोड़ने नहीं देंगे, देश को तोड़ने नहीं देंगे। और सर 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, आप मूल विषय से भटक गए ममता बनर्जी की तारीफ के चक्कर में। अगले सवाल में वापस आऊंगा, तब उस बात को पूरा कीजिएगा। निनाद सेठ, बतौर विश्लेषक, आप आज के सोनिया गांधी के भाषण को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है एक मौका कांग्रेस पार्टी ने चूक दिया आज, खास तौर पर जब प्रधानमंत्री ने कुछ पॉजिटिव बातें की थी, जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं, या सोनिया गांधी ने मौके का सही इस्तेमाल किया और चोट की जहां करनी चाहिए थी? नहीं, मेरे ख्याल से सोनिया गांधी जी, एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपके साथ भी हुआ होता, कई लोगों के साथ होता है कि एक तारीख, अगर आपको कोई चेक देता है और चेक पे एक तारीख लिखी होती है और अगर वो चेक की तारीख निकल जाती है तो चेक बाउंस हो जाता है। तो अब सोनिया जी एक बाउंस चेक की तरह 75 साल बाद क्रेडिट लेना चाहती हैं, पर संदर्भ ज़रूरी होता है। हमारी आज़ादी हमें एक संदर्भ में मिली थी, उस संदर्भ में 3 चीज़ें महत्व रखती हैं। महात्मा गांधी की लीडरशिप, दूसरा विश्व युद्ध जिसमें जर्मनी ने इंग्लैंड को पस्त किया था और इंग्लैंड की शक्ति खत्म हुई थी, इसीलिए भी हमें आज़ादी मिली है। लोग भूल जाते हैं कि अगर इंग्लैंड पस्त नहीं हुआ होता तो शायद 1960 तक आज़ादी ना मिलती। रूजवेल्ट ने जब इंग्लैंड की हेल्प की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये एक शर्त थी कि भारत को आज़ाद आप कराएंगे। तो ये संदर्भ भूलना, हिस्ट्री को नकारना है। और महात्मा गांधी की लीडरशिप कांग्रेस के नेतृत्व से ज़्यादा ज़रूरी थी। कांग्रेस के लीडर तो जेल में थे, महात्मा गांधी ने इंस्पायर किया था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और ये भूलना गलती होगी। जहाँ तक आरएसएस के रोल का सवाल है, 1941 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को अगर आप देखें तो वहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि कोई भी एक वर्दी में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इसका सिर्फ साफ साफ आरएसएस को रोकने का संदर्भ था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 75 साल हो गए हैं, कांग्रेस को जितना श्रेय मिलना था वो मिल चुका है। ओके। और 35 साल की उनको सत्ता भी मिली है, श्रेय मिल चुका है। अब ये भाषणबाजी चलने ही नहीं वाली। ठीक है, सीपी सिंह साहब, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी या देश के लोगों ने? कि आज़ादी की लड़ाई को देश के लोग लड़े और कांग्रेस कोई विचारधारा की पार्टी नहीं थी। कांग्रेस एक तरह से एक अम्ब्रेला विचार मंच था जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे और सब तरह के लोग थे उसमें। इसलिए आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो तब की कांग्रेस पार्टी की आज़ादी की लड़ाई को कतई पेटेंट नहीं कर सकती। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने 1935 के ही आसपास कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी और आज़ादी के बाद कहा था कि हम कांग्रेस को भंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साफ मानना था और सही मानना था कि अब अलग अलग विचारधारा के आधार पर पार्टी बने और लोग विचारधारा के संदर्भ में लोकतंत्र को साथ लेकर के आगे बढ़े और देश का विकास करें। संयोग से उनकी हत्या हुई और बहुत सारी चीजें उसकी वजह से हो गई और गांधी जी का वो सपना अधूरा रह गया। अगर कांग्रेस भंग हो जाती
तो देश का सबसे बड़ा लाभ ये होता कि 1948 के बाद जो स्थिति पैदा हुई और उसकी वजह से 370 जैसी धारा लगी, अलगाववाद का बीज रोपण हुआ, 1959 में तिब्बत वाला फियास्को हुआ, 62 में चीन के साथ लड़ाई हुई। ये सारी चीजें जो कांग्रेस की देन है, जनता की हार नहीं थी, कांग्रेस की देन है। ये एक व्यक्ति की बहुत हद तक हार थी, नेतृत्व की हार थी, इसलिए कृपया वो इस तरह की बात न करें। ठीक है। अब एक बात जो निनाद सेठ ने कही, राशिद अल्वी साहब, कि चेक की एक समय सीमा होती है, उसको एक समय तक ही आप उसको जो है भुना सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब एक आउटडेटेड चेक को आज भी भुनाने की कोशिश कर रही है? मुझे आपकी बात सुन के तकलीफ भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। आप इतिहास को बैंक का चेक समझते हैं, यही तो गलतफहमी है कि चेक जो है वो बैंक ने वापस कर दिया तो खत्म हो गया है। कांग्रेस के लोग जेलों में जिंदगी गुजारी है। जिस सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, उसके हस्बैंड, उसके शौहर ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी है इस देश के लिए। और कांग्रेस के तमाम नेता, अभी किसी ने कहा कि जेलों के अंदर थे। आज इतिहास के इस पन्ने का मुकाबला अगर आप कहें कि एक बैंक का एक चेक था, तो मुझे तकलीफ होगी और देश के लोगों को भी तकलीफ होगी। आप आजादी की लड़ाई को आज इतनी आसानी के साथ ले रहे हैं, जब अपने लोगों ने बीवी बच्चों को छोड़ दिया था। मौलाना आजाद की बीवी की डेथ हो गई थी और वो अपनी बीवी की डेथ पर नहीं गए थे कि मुझे अपनी बीवी की डेथ से ज्यादा देश की आजादी अजीज है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पटेल, एक लंबी फहरिस्त है। ये सारे लोग कांग्रेस के थे। राशिद साहब और एक चीज तो बताइए, विचारधारा के राशिद लोग साहब थे। एक चीज बताइए ना, गांधी जी उनके लीडर थे। आज ये सुनने को मिला। राशिद अल्वी जी एक चीज तो बताइए सर, मेरे दादा, ये जो दो सज्जन यहाँ पे बैठे हैं, इनके दादा, आपके भी शायद पिताजी या दादा, आपके तो चलिए हो सकता है कांग्रेस के मेंबर रहे हो, हमारे वालों ने अगर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं मांगी या कांग्रेस की पर्ची नहीं कटाई थी तो उनका कोई योगदान नहीं है इस देश के आजाद होने में, क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं बने पर्ची कटा के। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे औरों का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि मेरे बाप ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में गुजारा आजादी के लिए, और उन्होंने ये तय किया कि जब तक ये देश आजाद नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। और एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने शादी की, जिसको हम लोगों को परेशानी हुई और उनकी डेथ हो गई। देखिए, जिन लोगों पर गुजरी है उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सवाल गोल कर गए सर। बीजेपी के नेता बैठे हैं, आप दोनों सवाल गोल कर गए सर। अटल जी के बारे में बताऊंगा, आपने पहली बात को चेक बाउंस के बाद से जोड़ के तो तकलीफ होगी आप लोगों को। असल सवाल को घुमा दिया सर। और दूसरे में भी मैंने ये पूछा कि कांग्रेस की पर्ची जिसने नहीं कटाई उसका मतलब उसका कोई रोल वैलिडेट नहीं होगा आजादी की लड़ाई में, पहला। और दूसरा सर कि अगर आपके लोगों पे गुजरी, सर उन्होंने राज भी तो किया देश पे, यही कह के 35-50 साल राज किया सर, यही कह के कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो ये देश क्या जान दे दे अपनी? अब सरदाना जी जब देश की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी को मालूम नहीं था कि देश आजाद होगा और सत्ता हमारे हाथों में आएगी। सत्ता के लिए लड़ाई नहीं थी सर, आजादी के एग्रीमेंट साइन हुआ, बाकायदे पाकिस्तान बना सर। इसी बात पे कि सत्ता किसके हाथ में आए, आप इस बात को कैसे घुमा सकते हैं राशिद साहब? इसी बात पे एग्रीमेंट हुए कि कैसे पाकिस्तान बना और किसके हाथ में सत्ता जानी है। और अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी ने तो कहा था कि कांग्रेस को आप डिसॉल्व कर दीजिए। अगर पावर नहीं चाहिए थी तो कांग्रेस डिसॉल्व क्यों नहीं कर दी गई? देखिए, गांधी जी का मकसद कांग्रेस को डिसॉल्व करने का यह नहीं था कि अलग-अलग विचारधारा के लोग थे। गांधी जी का मकसद था कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ ली है और अब इस देश के अंदर लोकतंत्र है और अब चुनाव की राजनीति होगी सर। और गांधी जी आजादी के बाद कुछ दिन तो जिंदा रहे हैं सर। उन्होंने उनकी बगैर मर्जी के देश की कोई सरकार नहीं बनी इतने अरसे तक। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने
तो गांधी जी की सहमति से बने। सरदार पटेल होम मिनिस्टर बने तो गांधी जी की सहमति से बने। गांधी जी और कांग्रेस को अलहदा रख के नहीं देखा जा सकता। गांधी जी कांग्रेस का हिस्सा थे और आखिर तक थे। आज इतिहास को जिस तरह चाहे मोड़ा जा सकता है। देखिए, मैं सॉरी एक बात कहना चाह रहा हूं अटल जी के बारे में। कांग्रेस पार्टी और उससे परिवार से जुड़े लोग देश की आजादी के लिए इतने ही बड़े उत्सुक थे और दीवाने थे और अपना सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार थे, तो राम मनोहर लोहिया को गोवा की आजादी के लिए क्यों लड़ाई लड़नी पड़ी? संघ के लोगों को इसके लिए क्यों कुर्बानियां देनी पड़ी? नेहरू तो नहीं चाहते थे। नेहरू तो पुर्तगालियों को वहां से भगाने के पक्ष में नहीं थे। और नेहरू से बड़ा गुलाम मन कौन होगा जो दावे के साथ कहता था कि मैं सिर्फ तन से भारतीय हूं, मन से मैं यूरोप का हूं। हमें तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी। हमें तो भारत के मन की आजादी चाहिए थी, देसी सोच वाली आजादी चाहिए थी। जो देसी सोच आज भारत में टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है और इसी की वजह से कांग्रेस वाले लोग और सेकुलर वामपंथी गिरे के लोग कह रहे हैं कि चारों तरफ देश में असहिष्णुता फैल रही है। भाई, देसी मन चिघार के कह रहा है कि हमारा नेता कौन, हमारा नायक कौन। आपने राणा प्रताप को मार दिया, आपने गुरु गोविंद सिंह को मार दिया, आपने शिवाजी को मार दिया और आप कहते हैं कि आप देश के प्रतिनिधि हैं। कतई नहीं हो सकते आप। संबित पात्रा, आप हाथ उठाएं, बोलिए। देखिए, मैंने बहुत तफसील से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना है, मेरे को उत्तर देने दीजिए। पहली बात है, ये कह रहे, एक बात देखिए रोहित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। याद रखिए, इतिहास जो है उससे शिक्षा लेने के लिए होता है और भविष्य में जीना होता है। बड़ा आश्चर्य का विषय है, हम इतिहास में जीना चाहते हैं और भविष्य को लेकर आंख मूंद करके बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने शिक्षा दिलाई इतिहास से कि देखो, जिस प्रकार 1857 से लेकर 1942 का कालखंड था, उसमें पूरे भारतीय एकजुट हो गए थे। एकजुट होकर उन्होंने एक भविष्य का निर्माण किया जिससे कि भारत स्वतंत्र हुआ। आज चाहिए वैसा ही संकल्प, नौजवान एक हो, मेरा भारत महान हो। ये कांग्रेस चाहती है कि वो पिछले समय में ही रहे, आगे नहीं आए। क्यों चाहती है मैं बताता हूं। ये इसलिए चाहती है क्योंकि इनके पास आज भविष्य का नेता नहीं है। जिसके पास भविष्य का नेता होता है वो अपने पास्ट से सीखता है और भविष्य में अपने भविष्य के नेता को प्रोजेक्ट करता है। अब ये हमेशा चले जाते हैं पंडित नेहरू के पास, क्योंकि इनके पास राहुल गांधी में वो दमखम नहीं है कि वो उसके कंपैरिजन में किसी और को खड़ा कर सके। दूसरी बात, यहां बात हुई शहीदी की कि राहुल जी के पिताश्री और राहुल जी के दादी ने अपने आप को शहीद बनाया देश के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम पे सबसे ज़्यादा सड़क और परियोजनाएं हैं। मगर गलत बात यह है कि इस शहीदी को कब तक राहुल जी भुना भुना कर राजनीति करेंगे? अगर शहीद होना ही एकमात्र क्राइटेरिया है तो मेरा कहना है कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दीजिए। जितने हमारे फौजी अफसर शहीद हुए हैं उनके बच्चों को लाइए, उनको मंत्री बनाइए, उनको प्रधानमंत्री बनाइए। वो तो आप करते नहीं हैं। केवल राहुल जी के पिता और दादी शहीद हैं, बाकी जो आर्मी के जवान शहीद होते हैं उनके अफसर गुंडे हैं। पात्रा जी, बहस इस बात पे है। तीसरी बात, ये बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। यहां आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता बैठा हूं और मैं कभी भी बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता हूं। अगर मैं सोनिया गांधी जी के बारे में बोलना शुरू कर दूं ना तो आप उठ के चले जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक, मुझे लगता है ऐसी भाषा पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे को धमकाने की। तार्किक बहस हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि आजादी की लड़ाई पे क्या किसी एक पार्टी या एक परिवार का कॉपीराइट हो सकता है? एकेडमिक डिस्कशन कर रहे थे इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा कि अगर अटल जी के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। आप भी रुके तो नहीं, आपने भी अपनी बात कह दी है, तो मुझे लगता है आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आजादी की लड़ाई पे किसी एक पार्टी या किसी एक परिवार का कॉपीराइट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी तो इंदिरा गांधी जी की शहादत का भी जिक्र करती है, लेकिन क्या इस देश के सिख परिवार इंदिरा गांधी जी को शहीद मानते हैं जिन्होंने अपने हजारों लोग गवा दिए उस दौरान दंगे में? कांग्रेस पार्टी आज ये कहती है नेहरू जी जेलों में रहे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए खालिद साहब, कांग्रेस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं याद आते? राशिद अलवी जी भी सबके नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेते कभी भी, क्यों? उनका कोई रोल नहीं था क्या? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी आजादी के लिए इस देश की? मुझे बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज इस गांधी जी की आज़ादी को एक पर्ची में लपेट दे रहे हैं। गांधी जी की आज़ादी को चेक बुक में माना जा रहा है। ये बड़ी दुखद की बात है। आज की आपके इस टीवी के माध्यम से ऐसे बातों को कही जा रही है। ममता बनर्जी ने तो बहुत पहले मान लिया था, इसलिए टूट गई।
ममता बनर्जी ने बहुत पहले मान लिया था इस बात को, आप बात इसलिए करती कट के अलग हो गई हैं। वो। ममता बनर्जी की आज बात करती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कांग्रेस अलग कर ली। ऐसी नेत्री है, कांग्रेस आई का हिस्सा नहीं रही वो। कांग्रेस, सुनिए, आप मुझे बोलने दें या आपके बात पे मैं भी बोल सकता बोलिए ना सर, हूं। बोलिए। मेरी बात को सुनने में आपको कड़वी लग रही है? नहीं, बिल्कुल कड़वी नहीं लग रही है। आपसे मैं पूछना बिल्कुल कड़वी नहीं लग रही है सर। मैं आपसे कहना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम सुनने का मादा होना चाहिए। बोलिए ना आप तो बीजेपी के अगर प्रवक्ता, बोलिए सर, मैं कहां रोक रहा हूं आपको? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी क्यों टूट गई थी? क्या इसलिए नहीं टूटी थी? उन्हें समझ में आ गया था कि ये चेकबुक है और एक ही परिवार उसके पन्ने फाड़ रहा है, हमारे हाथ में नहीं आ रहा कुछ। ममता बनर्जी आज भी राजीव गांधी के नाम से मैं समझता हूं कि बहुत ही सम्मान के तौर से उनको देखती है, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है पूरे भारत में, बंगाल छोड़ दीजिए, पूरे भारत में समझता हूं कि अगर किसी का छवि है सामने तो वो ममता बनर्जी की छवि है, और उसी से पूरे भारत के बीजेपी वालों को, बीजेपी के नेताओं को उससे डर है। उन्हीं ने आज सांसद के अंदर से सांसद बाहर तक अगर लड़ाई लड़ी है विरोधिता का, अगर कोई विपक्ष का लड़ाई लड़ रही है तो वो ममता बनर्जी। आपने आप लोगों की स्थिति बीएसपी जैसी होती जा रही है, आपको पता है? आपने तो कहा ममता बनर्जी की बात है, इसलिए मुझे बोलने पे मजबूर हो गया। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, आपने खुद छेड़ा इस बात को ममता बनर्जी की, इसलिए मैंने कहा मैं आजादी की बातें कर रहे हैं। जो लोग आजादी की विरोधिता के हैं वो आजादी की बातें करते हैं। आप लोग भी सुनना नहीं चाहते मेरी बात को। मुद्दे की बात पे आ जाइए, बीजेपी मुद्दे की बात पे आ जाइए सर। बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह बातें करने लगे। टीएमसी के मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि टीएमसी के ना सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी तो बीजेपी के प्रवक्ता की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं मैं कह रहा हूं मेरा गांव में नहीं बनने की, जो आजादी, गांव में मेरी दीदी का भी घर है, जो आजादी की बातें, जो आजादी के विरुद्ध करने वाले लोग, जो आजादी को गलत बताने वाला लोग, जो आजादी का तिरंगा झंडा को अपने हेड ऑफिस में नहीं फहराया था, वो आज आजादी की बातें करती हैं, तिरंगा की बातें करती हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐसे लोगों की बातों पे मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और भारत के लोग जान रहे हैं कि किस तरह से ये लोग सिर्फ और सिर्फ तख्त को और गद्दी को पाने के लिए आज किस तरह से कैसी बातें कर रही हैं। मुझे इस पे मैं समझता हूं कोई भी भारत के लोगों को इसमें कोई आशंका नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का भाषण था, उन्होंने आज आपने ही कहा कि सुभाष चंद्र की बातें क्यों नहीं की, तो प्रधानमंत्री भी एक भी अपने शब्द में सुभाष चंद्र और नेहरू जी की और अबुल कलाम आजाद की बातें क्यों नहीं की? वो प्रश्न आप उनसे कीजिए। आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अगर उनसे प्रश्न करेंगे तो आपके मुख को बंद कर दिया जाएगा। धमकियां आपकी पार्टियां देती हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर आपकी मुख्यमंत्री ने की है सर, समझिए इस बात को। ये धमकाने का काम आप लोग करते हैं, ये धमकाने का काम आप लोग करते हैं सर। इसी जी न्यूज़ में मैं अनुपुर शर्मा को कहा था कि ये गलत बातें कर रही है, और आपके इस टीवी से ही मैंने कहा कि छोड़ दीजिए सर, गलत बातें कर अब रही है, आप पकड़े गए हैं गलत बातों को आपको बुरा लग रहा है ये कहा था सर। अब आप पकड़े गए तो आपको बुरा लग रहा है, मुझे बुरा खुल रही है सर, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा सर। आप पोल खुल रही है सर, कितनी अभिव्यक्ति की आजादी आप देते हैं सर। कार्टूनिस्ट को घर से उठवा देते हैं, फेसबुक के लिए बच्चे को जेल में डलवा देते हैं सर। आप मुझे अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं सर, प्लीज सर, बिल्कुल नहीं, माफ कीजिए सर। मैं तो अंग्रेजी में कहते हैं सर, आर्मी डाइड देयर इटसेल्फ। प्लीज सर समझिए इस बात को, आप समझते होंगे अंग्रेजी में बेहतर, तो समझ लीजिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। चलिए खैर, मैं आपसे निजी बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ सर, 5 पैनलिस्ट और हैं, आपने पर्याप्त समय लिया, आपने मेरी बातें कहा, मैंने आपकी बातें कहा, आपने पर्याप्त समय लिया। बीजेपी के ठीक है सर, प्लीज सर, आप बीएसपी के स्पोक्स पर्सन तो मत बनिए कम से कम, मैं तो चलिए जो हूं सो हूं। आप बीएसपी को मत बनाइए अपनी पार्टी को। राशिद अल्वी साहब, आप बीजेपी के अब सर हो गया, समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। जो आपसे सवाल पूछ ले वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, जो आपसे सवाल पूछ ले उसे आप जेल में डलवा देंगे, उस पर एफआईआर करवा देंगे, करवा दीजिए सर। मैं नहीं डरता आपसे, मैं नहीं डरता सर आपसे, आप जो मर्जी कर लीजिए सर, मैं नहीं डरता आपसे। मैं कह रहा हूं ना सर, आप लोगों ने ये भी करके देख लिया है, उसमें भी आप कुछ कर नहीं पाए सर। घोटालों के इतने आरोप आपकी सरकारों पे है सर, आपके मंत्रियों पे, आपके नेताओं पे है सर। आप उसके बाद भी खुलेआम ये कहते घूमते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, तो सर मैं आपको दाद देता हूं इस बात के लिए। कितनी बेशर्मी आप लोगों में कहां से आती है? देश की आजादी की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। राशिद अल्वी साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास। सर अब हो गया ना, कहने से कुछ नहीं होगा। सर अब हो गया ना, प्लीज हो गया सर, 5 लोग और हैं प्लीज। राशिद अल्वी साहब, देश की आजादी की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी सर जी। आप खुद मान रहे हैं कि सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे सर, तो फिर क्रेडिट एक परिवार को क्यों देते हैं आप हमेशा? सुभाष बोस का नाम आपके मुंह से भी नहीं निकला, सोनिया जी के मुंह से भी नहीं निकला। कहा कि
किसने कहा कि एक परिवार को अकेले क्रेडिट दिया जाए? क्या कितने लोगों के मैंने नाम लिए? सुभाष चंद्र बोस का नाम अगर मैंने नहीं लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की हैसियत को कम कर दिया जाए। बड़े देश के हीरो थे, कि बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। एक परिवार को कौन क्रेडिट दे रहा है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक परिवार से क्रेडिट लेने की कोशिश भी मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, सिवाय परिवार के लोगों के नाम लेके क्रिटिसाइज करने के कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे। क्यों एक ही परिवार पे आप अटैक कर रहे? और उस परिवार की कुर्बानियां हैं इस देश के लिए, इतिहास है उस परिवार का, लेकिन आजादी का क्रेडिट हर उस आदमी को जाता है जिसने लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज परेशानी इस बात की है कि जिन लोगों का दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो आज देशभक्ति का दावा करते हैं। जब देशभक्ति के नाम पर सीने पर गोली चलती थी, तब इनका कहीं नामो निशान नहीं था। एक दो आदमी अगर शामिल थे तो माफी मांगकर बाहर चले गए थे। और आज वो सबसे बड़े देशभक्त हैं और दूसरे लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए इन लोगों से देशभक्ति का। आज देश को कहां ले जा रहे हैं ये लोग? तकलीफ इस बात की है कि इन लोगों ने वो रास्ता इख्तियार किया है जो तबाही का रास्ता है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश को कभी मजबूत नहीं कर सकती है। आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े थे, चाहे वो अशफाकुल्ला खां हो, जाकिर हुसैन हो, मौलाना आजाद हो। रेशमी रुमाल के मूवमेंट के बारे में बीजेपी जानती भी नहीं होगी कि रेशमी रुमाल मूवमेंट क्या था। कैसे उन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए टर्की और अफगानिस्तान की सरकारों से मिलके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जेलों में चले गए। आज तकलीफ इस बात की है कि इतिहास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको भी लगता है देश रहने लायक नहीं रहा? बांटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बातें कही हैं। आपको भी लगता है देश रहने लायक नहीं रहा? ये बात तो आप कहें तो कहें। मैं पूछ रहा हूं सर आपसे। देखिए, ये बात तो आप कहें सर, धनाजी मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी बात सुनने के बाद मैं नहीं कह रहा हूं, और सोनिया जी का भाषण ये जरूर कह रहा हूं मेरे मन में सवाल आया, देश को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। जी बताइए। जी, मेरे मन में बस ये सवाल आया आज सोनिया जी का भाषण सुनने के बाद, क्या वाकई ये देश इस स्थिति में आ गया कि वो ये रहने लायक नहीं रहा? इतनी बुरी हालत हो गई है? ये बात सोनिया गांधी ने तो नहीं कही है। मैंने तो और कहा, मैं ये भी कह सुनने के बाद कि ये सत्ता हमेशा एक ही पार्टी के पास नहीं रहती है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि ये हमेशा हमारे पास रहेगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इस देश के अंदर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको एक साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। मुझे प्लीज, अरे आप ही तो कह रहे हो राशिद अलवी जी, कांग्रेस मुक्त भारत नेता हैं जयराम रमेश, वो तो आपकी अपनी पार्टी के लिए बात कह रहे हैं कि सल्तनत चलेगी, ये सोच रहे हैं हम सुल्तान हैं अब भी। वो तो अपने लोगों के लिए कह रहे हैं ये बात, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। जयराम उसे छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो इस बात पे कैसे यकीन कर ले कि वो कह रहे हैं सबको एक साथ आ जाना चाहिए? आपको तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। मैं समझाता हूं ना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा उद्देश्य है आपका? कि आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं? ओके, ये तो हम भी कह सकते हैं। मैं आपके सवाल पर भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहिए। नहीं, मैं आपके सवाल पर संबित पात्रा से जवाब ले रहा हूं, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा, संदीप महापात्रा हमारे साथ आ गए, आरएसएस के जानकार हैं। संदीप महापात्रा, दो सवाल उठे हैं। एक, टीएमसी ने उठाया कि जो लोग तिरंगे का विरोध करते रहे वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और दूसरा, सोनिया गांधी के भाषण में आरएसएस का नाम नहीं था, लेकिन ये सबको समझ में आया कि निशाना आरएसएस पर था। जी देखिए, जहाँ तक टीएमसी की बात करें, वो तिरंगा या देश की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले 3 वर्ष या पिछले 6 वर्ष में जब से टीएमसी बंगाल में सरकार में आई है, वहाँ के क्या हासिल है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जाके पूछिए। कालियाचक में क्या हुआ, बसीरहाट में क्या हुआ, डिलांग में क्या हुआ,
वहाँ के और बाकी जगहों में क्या हुआ जहाँ पे हिंदू अपने फेस्टिवल्स तक नहीं मना सकते हैं, वो तिरंगा की बात क्या कर रहे हैं? जहाँ पे वहाँ जहाँ उस राज्य में जो लोग मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट दे रहे हैं वहाँ की बात क्या करें? पहली बात तो ये, दूसरी बात जहाँ तक सोनिया गांधी की आपने उत्तर प्रदेश में 100 लोगों को आपने मरवा दिया, आपने छत्तीसगढ़ में कई लोगों को आपने कहा, आप कह रहे हैं टीएमसी क्या है प्रवक्ता है वो क्यों इतना उछल रहा है? नहीं। अगर आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करते हैं और किसी दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते तो कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप? और जहां तक सोनिया गांधी जी की बात है, एक ऐसी पार्टी की नेता जो 44 सीटों में गलत सही का सर्टिफिकेशन मत कीजिए आप लोग बैठ के ना, अपने अपने तथ्य रख दीजिए, जनता तय कर ली कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बस अपने अपने तथ्य रख दीजिए, चीखे चिल्लाइए मत एक दूसरे पर, अच्छा नहीं लगता जी। और सोनिया गांधी जी की बात पूरी करें जी सोनिया गांधी जी की जहां तक बात है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्या वो केरल की बात कर रहे हैं जहां पे उनके एक सहयोगी दल वहां पे शासन कर रही है, जहां पे आए दिन आरएसएस के स्वयंसेवकों को मारा जाता है? क्या वो बंगाल की बात कर रहे हैं जहां पे बसीरहाट, जहां पे डेलांग और पता नहीं कितने इस तरह के वारदात हुए पिछले 1 वर्ष में? क्या वो त्रिपुरा की बात कर रहे हैं जहां पे स्वयंसेवकों को मारा जा रहा है? क्या वो कर्नाटक की बात कर रही हैं जहां पे वो स्वयंसेवकों को मार रहे हैं उनके सरकार शासित, उनके पार्टी के शासित शासनकाल में? तो किस चीज की वो बात कर रहे हैं? जो भय की वातावरण की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ये भी जानती है कि भय की वातावरण इन राज्यों में है। अगर वो कह रही हैं तो ठीक कर रही हैं, अगर वो कह रही हैं तो उनके जो सहयोगी दल हैं उनको कहें, वो सीपीएम को कहें, वो टीएमसी को कहें, वो अपने चीफ मिनिस्टर जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको कहें। हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले दिनों एक बच्ची की रेप और हत्या होती है, वहां पे किस तरह की वातावरण है, क्या उसके बारे में वो कुछ बोलेंगी? केवल मात्र पार्लियामेंट में अपना थोड़ा सा रखने के लिए, वर्चस्व रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मनमानी चलेगी नहीं, एनएससी की कोई अभी उचित नहीं है, वो बना नहीं पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ठीक संदीप जी, इस तरह की बात करने के लिए ओके संदीप जी, और किसी और के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक लगा वो निशाना साधना चाहते हैं। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी की असफलता को छुपाने की बात है और कुछ नहीं। ओके संबित पात्रा, राशिद दलवी ने कुछ सवाल पूछे थे, आपको जवाब देने उनके, बोलिए। देखिए, पहली बात तो है राशिद दलवी जी का कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। क्या है कांग्रेस मुक्त भारत? कांग्रेस मुक्त भारत पर्यायवाची है भ्रष्टाचार मुक्त भारत से। कांग्रेस मुक्त भारत पर्यायवाची है परिवारवाद मुक्त राजनीति से। तो स्वाभाविक रूप से जातिवाद, परिवार मुक्त राजनीति का पर्याय अगर भारतवर्ष में होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 10 वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति हुई, अगर उससे मुक्ति चाहती है भारत, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मैं हाथ जोड़ के एक सवाल राशिद अलवी जी से भी करता हूँ। राशिद जी, हो सके तो सोनिया जी तक ये सवाल पहुँचाइएगा। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, ये हास्यास्पद लगता है मगर ये बहुत गूढ़ है, ये हंसने का विषय नहीं है। आपने अभी पूछा कि जिन लोगों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था स्वतंत्रता संग्राम से, जिन लोगों के बदन पे एक खरोंच तक नहीं लगा, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राशिद साहब, ये जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, ये कुछ चाय बेचने वाले थे, इनकी माँ घरों में काम करती थी, उनसे पहले उनके माँ या उनके पिता ऐसे ही गरीबी में जीवन व्यतीत करते होंगे। स्वाभाविक रूप से जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही होगी, उनके माता पिता इत्यादि वंदे मातरम कहते हुए सड़कों पर घसीट घसीट कर, या हो सकता है अंग्रेज ले जा रहे होंगे, वो वहाँ नारे लगा के जा रहे होंगे। मगर मेरे पूर्वज भी वैसे ही कहीं लड़ रहे होंगे या मार दिए गए होंगे। मैं आपके भी पूर्वज बिल्कुल मार दिए गए होंगे या लड़ रहे होंगे, आपने सही बताया। मैं सोनिया जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, वो कहां से लड़ रही थी, ये मैं हर दिन पूछता हूं, मुझे कोई नहीं बताता है। उनके पिता, वो और उनकी माताजी कौन से जिले से भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी, बताए कांग्रेस मुझे आज। सोनिया जी जो हिंदी नहीं पढ़ पाती है, इटालियन में लिख के लाके आज संसद में हिंदी पढ़ रही थी, वो हम भारतवासियों को सिखाती है कि हम भारतवासियों के पूर्वज स्वतंत्रता के संग्राम में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। माफ कीजिएगा, आई मीन्स नो वर्ड्स, और मैं सत्य बोलता हूं। कोई यूरोपियन आके मुझ भारतीय को समझाए कि मेरे पूर्वज गद्दार थे और वो सही थे, मैं एक भारतवासी ये सहने वाला नहीं हूं। रोज रोज मेरे पूर्वजों के प्रति ये गाली हो, मैं यूरोपियन से ये नहीं सुनने वाला। ठीक है। और टीएमसी के प्रवक्ता को बोलिए, इतने देशभक्त हैं तो यहां आपके चैनल पे एक बार वंदे मातरम तो कह दें। वंदे मातरम कहेंगे तो फिर से इस्लाम इनका भी खतरे में आ जाएगा। ये बड़ा लड़ रहे थे वहां पे। बोलिए वंदे मातरम बोल के दिखाइए एक बार जी न्यूज में। वो आप
नहीं बोलिए जी, अरे वंदे मातरम बोलिए, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, वंदे मातरम बोल के दिखाइए। अरे बंगाल से वंदे मातरम की नारा निकला है, बंगाल से वंदे मातरम का नारा निकला है। आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट में बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं वंदे मातरम। आप सोनिया गांधी की बातें कर रहे हैं, सोनिया गांधी की बातें कर रहे हैं, वंदे मातरम, सोनिया गांधी की बातें कर रहे हैं। अरे आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं, नहीं है आपके कहने से हम वंदे मातरम बोलेंगे, आपके कहने से हम जय हिंद बोलेंगे। आप होते कौन है? आप मुझे सिखाने वाले होते कौन है? आप होते कौन है सिखाने वाले? वंदे आप होते कौन है सिखाने वाले? आप होते कौन है सिखाने वाले? आपसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आपसे मुझे सब सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेना मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर में बहुत दुखद की बात होगी। ये संदीप पात्रा दूसरों को सिखाते हैं, ये अपनी भाषाओं में पहले सोचे कि आप यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से बातें कोई नहीं बनती। और आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे खालिद अब्दुल्ला को नहीं चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, चिल्ला के कह रहे हैं। खालिद अब्दुल्ला, आपको क्यों लग रहा है आपको सर्टिफिकेट मिल गया है? वंदे मातरम कहूंगा, मैं उनसे कहूंगा, उनसे कहने से जय हिंद कहूंगा, मैं उनके कहने से कहूंगा भारत हमारी माता है, मैं उनसे कहूंगा कि भारत को हमें किस तरह से चलाना है, किस तरह से हमें भारत में रहना है, उनकी बातों को हमें सुनने की जरूरत है। ऐसा मैं समझता हूं बीजेपी के नेताओं से खासकर मैं खालिद अब्दुल्ला, नहीं है। खालिद अब्दुल्ला, जब मुझे बताया गया था आप इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आज, तो मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि आज इस कार्यक्रम में इतने बड़े राशिद अल्वी जैसे वरिष्ठ कई दफा संसद सदस्य रह चुके आदमी के रहते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा कि आप अपनी औकात पे आ गए हैं, आप अपनी हैसियत पे आ गए हैं। सर, कम से कम भाषा का स्तर मेंटेन रखना चाहिए। आप उनको फैक्ट पे रोकना चाहते हैं, रोकें। राशिद अल्वी साहब उनको जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उस सभ्यता से आप भी जवाब दे सकते थे तो दे देते, लेकिन आप उनसे सर्टिफिकेट लेने की नहीं, आप नहीं तो फिर आप ममता जी करते रहिए और माथे पे सर्टिफिकेट लगा के चले जाइए कि ये वंदे मातरम नहीं बोलता टीएमसी का प्रवक्ता। छोड़ दीजिए ना, हमने आपको वंदे मातरम टेस्ट के लिए नहीं बुलाया यहाँ, हमें नहीं कराना आपका वंदे मातरम टेस्ट, मुझे नहीं कराना आपका वंदे मातरम टेस्ट। आप पास हो या फेल हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी का लबादा उड़ते हैं, लेकिन सवाल पूछने पर एफआईआर करा देते हैं, फेसबुक पोस्ट पे जेल में डलवा देते हैं बच्चों को, और फिर टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम अभिव्यक्ति की आवाज दी जाते हैं देश के लोगों के लिए। प्लीज सर, पता लग गया, आपकी भाषा से पता लग गया आप किसके प्रवक्ता हैं, आपकी भाषा से पता लग गया आप किसके प्रवक्ता हैं। आप कहते हैं आप अपनी औकात पे आ गए, ये स्थिति है सर आप लोगों की। आप राजनीति में आपको शर्म भी नहीं आती, आप टीवी पे बैठ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सीपी सिंह साहब प्लीज सर, अब आपकी आवाज बंद है, बंद नहीं है लेकिन मंद कर रहे हैं आपकी आवाज, क्योंकि आप बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं लगातार। आप मुद्दे पे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को ये कह रहे हैं आप अपनी औकात पे आ गए। ये बड़ा शर्मनाक है आपके लिए, आपकी पूरी पार्टी के लिए। और मुझे उम्मीद है जिन ममता बनर्जी की तारीफों के आप पुल बांध रहे थे ये सोच के कि आपको इनाम मिलेगा जाके, वो ये शब्द सुनने के बाद आपको आज लताड़ जरूर लगाएंगे बुला के कि टीवी पे जाते हो कम से कम बोलने की तमीज सीख के जाया करो। सीपी सिंह साहब, सवाल ये नहीं है जो ये लोग उठा रहे हैं कि वो वंदे मातरम बोलेगा टीएमसी का आदमी के नहीं बोलेगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा वंदे मातरम बोलने से या नहीं आ जाएगा। सवाल यह कि आज का जो माहौल देश में हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या उसके लिए कांग्रेस की वो राजनीति जिम्मेदार है जिस पे आरोप लगाया जाता रहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति रही। देखिए, कांग्रेस की राजनीति जिम्मेदार है क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया है और उसमें भी एक खास परिवार ने लंबे समय तक शासन किया है। जहां तुष्टीकरण को आप सेकुलरिज्म का पर्याय मान लेंगे, वैसी स्थिति में धीरे धीरे जो बहुमत है उसके अंदर गुस्सा आएगा और उस गुस्से ने ही आज जिस तरह के एक नवजागरण का जन्म दिया है। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उस गुस्से के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से वो गुस्सा नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि 70 सालों से जो एक एस्टैब्लिशमेंट था, संस्थाएं थी, राजनीतिक पार्टियां ही थी, सब जगह कांग्रेस 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 का बोलबाला था। लोग अब उसका प्रतिकार कर रहे हैं, लोग अब उसका विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी या उनकी पार्टी भले ही राजनीतिक सत्ता में आ गई है, लेकिन यह समझ लीजिए कि जिसको आप सत्ता संस्थान कहते हैं, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या बाकी जगह हो, वहां बीजेपी
या मोदी की सरकार की 5% भी पहुंच नहीं है। वहां पे अभी भी सत्ता संस्थान में कांग्रेसी सोच के लोग हावी हैं, जिनके लिए तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म एक ही चीज है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। मैं लास्ट सवाल लूंगा राशिद दलवी से, आपके जवाब, संबित पात्रा का जवाब। उसके पहले निनाद सेठ, आप लास्ट कमेंट कुछ करना सर, मेरे को एक बहुत जरूरी कमेंट ये करनी है कि हमारे भारत में ये पीछे देखना हर समय, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाले मिरर में देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं रहा। इतिहास जरूरी है, पर आगे देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नेशन बिल्डिंग इज ए हार्ड ग्राइंड। एक बड़ी परियोजना होती है भारत को बनाना, और अब भारत 75 साल हो गए हैं। छोटे छोटे देश साउथ कोरिया, बड़े बड़े देश चीन हमारे से आगे निकल गए हैं। हमारे को इस वक्त पीछे देखने से ज्यादा, जैसे प्रधानमंत्री ने भी आज कहा था, आगे देखने की जरूरत है। और अगर हम आगे नहीं देखेंगे और पीछे के मिरर में देखते रहेंगे तो ये गाड़ी पटरी से उतर सकती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो आज आई है कि 75 साल हो गए। छोटा टाइम नहीं होता 75 साल, एक बहुत लंबा टाइम होता है। तो अब हमें आजादी की लड़ाई से लेसन्स लेके वहां बंद करके आगे देखना है कि कहां भारत को ले जाना है। ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अहम बात है कि अब पीछे देखने का टाइम धीरे धीरे खत्म हो। राशिद दलवी साहब, आपको लगता है विपक्ष का भी कोई रोल होता है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेकिंग में, या उनको केवल यही बताना रहता है कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हैं, आप लोग वो गलत कर रहे हैं, आज के मौके पे खास तौर पे? देखिए, विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दल देश के अंदर विपक्ष को खत्म कर देना चाहता है। आप खुद ही देखिए, कभी 70 साल में ऐसा हुआ है यूपी के एमएलसी इस्तीफा दे दे के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा से मिलते हैं, हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। गुजरात की एक राज्यसभा सीट के लिए आपने कयामत बर्पा कर दी। मणिपुर, गोवा, बिहार, आप विपक्ष रखना नहीं चाहते चूंकि आपके पास सत्ता है और उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज टीवी पे बैठ के आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलिए तभी देशभक्त होंगे। अरे मेरे अजीज दोस्त, हमने वंदे मातरम तब बोला है जब सीने पर गोली पड़ती थी। आज वंदे मातरम बोल रहे हो टीवी के चैनल पे बैठकर। इतिहास को पढ़ो, हमने वंदे मातरम बोला है जब वंदे मातरम के बदले में सजाएं मिलती थी। आज देशभक्ति का वही बात तो मैं कह रहा था। क्या तुम हमसे इम्तिहान लोगे देशभक्ति का कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है? कहां लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को, और फिर कहते हो सबका साथ सबका विकास। लेकिन राशिद साहब, क्या इसी तरह होगा? सबका राशिद साहब नहीं बोलने वाले भी तो अड़े हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे। आज आपके हाथ में सत्ता है, सबको साथ लेकर चलो। सेक्युलरिज्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं इस देश के अंदर जो देश को मजबूती के साथ जोड़ सके। आप देश को तोड़ देना चाहते हो। ठीक है, वंदे मातरम आप भी कहो, जो कहना चाहे कहे, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं बन सकता है, तराजू नहीं बन सकता कि आप बोलते रहो, लोग आपके पीछे बोलते रहें। ठीक है सर, ऐसा मत करो। नहीं सर, मैं तो आज कह नहीं रहा किसी से वंदे मातरम बोलने को। ना तो मैंने उनसे कहा, ना मैं आपसे कहूंगा कि आप वंदे मातरम बोलिए। हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे सर वंदे मातरम बोलने का। यहाँ पे हम नहीं ले रहे, कोई टेस्ट नहीं ले रहे वंदे मातरम बोलने का। और हम ये मानते हैं, जो अदालत ने भी लिखा उस दिन, कि जिसको बोलना है बोले और जिसको नहीं बोलना उसके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ये भी मानते हैं कि आपको वैलिड रीजन यहां देने की जरूरत नहीं है, मत दीजिए। संबित पात्रा, आज की बहस वंदे मातरम पे है नहीं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का आप नारा देते हो, लेकिन विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हो। लास्ट कमेंट, 30 सेकंड आपके पास है, खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम। मैं महात्मा गांधी को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी जी 1942 में वंदे मातरम कह के आगे चलते और पीछे से लोग कहते कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास वैलिड रीजन है, तो स्वाभाविक रूप से आज हम इस बहस को ही नहीं कर रहे होते कि भारत छोड़ो आंदोलन कभी हुआ था। और राशिद साहब, मैं आपको बता दूं, ये भारत की भूमि है, यह भारत की भूमि है। कांग्रेस मुक्त हो या कोई सरकार में रहे या न रहे, भारत की भूमि कभी छोटी नहीं हो सकती है। दश प्रहरण धारिणी, इसमें वंदे मातरम में एक शब्द आता है, दश प्रहरण धारिणी। यह भूमि अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है और अनादिकाल तक 30 सेकंड हो गए, रूप में रहेगा। चाहे 30 सेकंड हो गए, प्लीज, समय खत्म हो गया, इजाजत नहीं दे रहा समय। लेकिन यह बात भी सच है कि देश की आजादी की लड़ाई किसी एक परिवार ने या किसी एक पार्टी ने नहीं लड़ी थी, इस देश के लोगों ने लड़ी थी। बाद में जब राजनीतिक पार्टियां बन गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, किसी के हाथ में सत्ता आई,
और कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट तक सीमित रह गया। पर आज देश उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जैसा निनाद सेठ कह रहे थे कि उस चेक की डेट अब निकल चुकी है। क्या देश के लोग भी ऐसा सोचते हैं? ये एक सोचने की बात है।